हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का पहला अध्याय जो हमारा गोधूली है, उसका जो हम लोग पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा का आज हम लोग टोटल लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ को समझेंगे। दोस्तों, यदि आप वाकई अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने पास एक बुक जरूर रखें ताकि मैं यहाँ से अर्थ बताऊंगा, आप वहाँ से अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज लेखक परिचय अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में जानेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में इसके पाठ को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो महू में हुआ था। इस तरह से आप वहाँ पे जवाब दे सकते हैं। आगे है मानव मुक्ति के पुरोधा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपरिचित जनों में से एक थे। कहते हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा। आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा क्यों कहते थे? क्योंकि यह एक ऐसे इंसान थे दोस्तों जो लोगों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के भलाई के लिए, अछूतों को सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास करते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे, जिसके कारण इनको लोग मानव मुक्ति के पुरोधा कहते थे। तो कहा जाता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपरिचित जनों में से एक थे। कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं अपने समय के पढ़े लिखे लोगों में से सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन गए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जैसे ही प्राथमिक शिक्षा खत्म हुआ तो बड़ौदा के एक राजा थे, उनके द्वारा इनको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ प्रदान किया गया, छात्रवृत्ति के रूप में कुछ मिलता था। उन्हीं के प्रोत्साहन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। फिर वहां से पढ़ाई जब खत्म हुआ तो वहां से खत्म होने के बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। सोच सकते हैं दोस्तों, उस समय हमारे देश पे अंग्रेज का शासन था और उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक, पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिकताएं स्थापनाएं प्रस्तुत की। कहते हैं कि संस्कृत का उन्होंने वैदिक, पौराणिक शास्त्रों को जो है वे अनुवाद के जरिए पढ़े और पढ़ करके अनेक सामाजिक मौलिकताएं स्थापनाएं किए थे। वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़े विधिवेता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, दर्शन शास्त्र के ये विधिवेता अर्थात जानकार बनकर के उभरे, विद्वान बनकर के उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, अपने देश में उन्होंने कुछ समय वकालत भी किया। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उनके सोच और रचना का मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक कितने व्यक्ति थे, तो 3 व्यक्ति थे। कौन थे, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ये उनके रचनात्मक और सोच के, चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे। संविधान के निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें हम संविधान निर्माता कह करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे बीच नहीं है। संविधान के निर्माण में उन्होंने एक महती भूमिका निभाया, जिसके कारण आज हम उन्हें संविधान का निर्माता कह करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। दोस्तों, अब हमारे बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहे। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण इस प्रकार हैं: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनस्टेबल्स हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइट्स एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सब उनकी रचनाएं हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जितनी भी कृतियां लिखी गई थी, जितनी भी रचनाएं थी, उनको भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा एकत्र किया गया और एकत्र करके बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित करवाया। आगे समझिए दोस्तों, अब हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में क्या पढ़ेंगे, तो अब हम पाठ परिचय थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ यानी हमारा जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेदन से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। कहते हैं कि हमारा जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह विख्यात भाषण बाबा साहब का एक विख्यात भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका अर्थ होता है जाति प्रथा का विनाश। उसी से यह पाठ लिया गया है। परंतु दोस्तों, इसका हिंदी रूपांतरण, ये हिंदी में नहीं था, अंग्रेजी में था, तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया है, जिसके बदौलत आज हम लोग पढ़ रहे हैं। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। कहते हैं लाहौर में एक सम्मेलन होने वाला था, वार्षिक सम्मेलन, जाति पाति तोरक मंडल सम्मेलन 1936 में। दोस्तों, जाति पाति तोरक मंडल सम्मेलन लाहौर में होने वाला था, तो उसी के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक भाषण तैयार किया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक, जिसका अर्थ होता है जाति प्रथा का विनाश। परंतु क्रांतिकारियों का सहमति न बन सकने के कारण वह सम्मेलन नहीं हुआ और यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका। आपको क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि जाति पाति तोरक मंडल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। कब हुआ था, 1936 में। कौन सा सम्मेलन हुआ था, जाति पाति तोरक मंडल सम्मेलन। आगे समझिए दोस्तों, और ये भी पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कहते हैं क्रांतिकारियों की पूर्णतः सहमति न मान सकने के कारण जो है यह सम्मेलन नहीं हुआ और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। कहते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा जाति के आधार पर जो होता था पहले, उसका वे उच्छेदन करते हैं, विखंडन करते हैं, उसकी खराबियों को बताते हैं। मानवीयता के आधार पे, सामाजिक के आधार पे, पुरुषों के आधार पे, लोगों की मानसिक स्थिति के आधार पे उसको गलत साबित करते हैं। जो उसमें खराबी था उसको साबित करते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि भाई जाति के आधार पे काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। कार्य कुशलता, काम की क्षमता के आधार पे जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको वैसा काम दिया जाना चाहिए। तो इस पाठ में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आगे समझिए। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। कहते भारतीय लोगों के लिए यह एक भाषण जो है, यह एक निबंध जो है, इसके लिए पढ़ना, ये भारतीय लोगों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों पहले हम लोग इसका अर्थ समझते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अर्थ क्या होता है। श्रम का अर्थ दोस्तों काम होता है, विभाजन का अर्थ बंटवारा होता है और जाति प्रथा यानी काम का बंटवारा जाति के आधार पर। तो इस पाठ में हम लोग श्रम विभाजन
से संबंधित जाति प्रथा, तो जाति के आधार पर जो काम का बंटवारा था उसका हम लोग इस चैप्टर में पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि ये जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन सही है, ये गलत है, जिसका कि भीमराव अंबेडकर उल्लंघन करते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से हम टोटल जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पास एक बुक जरूर रखें ताकि मैं यहाँ से अर्थ बताऊंगा और वहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि यह विडंबना, यह दुख की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, अर्थात जाति प्रथा को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। आगे है, इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। कहते हैं कि जो जाति प्रथा को मानते हैं, जातिवाद को, जाति प्रथा को मानने वाले लोग कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं कि नहीं जाति प्रथा सही है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। वे लोग कहते हैं कि अरे भाई, आधुनिक सभ्य समाज मतलब अच्छे समाज में जो है कार्य कुशल से हो जाए, काम बढ़िया से हो जाए, इसके लिए तो श्रम विभाजन आवश्यक है ना। वे लोग कहते हैं, जो जाति प्रथा को मानते हैं, वे कहते हैं कि सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, वे लोग मानते हैं। और वे फिर कहते हैं चूंकि श्रम विभाजन भी जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वे लोग कहते हैं कि श्रम विभाजन जाति के आधार पर होता है तो इसमें खराबी क्या है, क्योंकि श्रम विभाजन भी तो जाति के आधार पर ही ना हो सकता है, क्योंकि जाति के आधार पर हम काम का बंटवारा करते हैं तो वही ना स्वाभाविक है। क्योंकि काम का बंटवारा हम करते हैं तो जाति के आधार पर ही करते हैं, इसलिए सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। वे लोग कहते हैं, जो जाति प्रथा को मानते हैं, वे लोग कहते हैं कि काम का बंटवारा जाति के आधार पर होता है तो वह बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वे लोग कहते हैं कि जो जाति प्रथा को मानते हैं, वे लोग कहते हैं काम का बंटवारा जाति के आधार पर ही होता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब भीमराव अंबेडकर जी उसको समझाते हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। कहते हैं क्या? अरे भाई, यही तो आपत्तिजनक है कि आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम काम बांटे हैं जाति के आधार पर। नहीं भाई नहीं, सिर्फ काम नहीं बटा, मजदूर बट गए हैं, श्रमिक वर्ग का विभाजन हो गया। मजदूर जब बट जाएंगे तो फिर कैसे सभ्य समाज हो सकता है? अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा जब मजदूर ही बढ़ जाएंगे? मजदूर के बीच जब मजदूर जब बटेंगे, कोई छोटा काम करेगा, कोई बड़ा काम करेगा, तो उसके बीच क्या होगा? ऊंच नीच का भावना होगा, छुआछूत होगा। तो फिर ये अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का रूप लिए हुए है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का। अरे श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा को मानने वाले लोग समझते हैं कि सिर्फ श्रम विभाजन हुआ, काम बटा। लेकिन यह बात यह है कि श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा के आधार पर जब होता है तो सिर्फ काम नहीं बटता है, काम करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, अर्थात श्रमिक विभाजन हो जाता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, हम भी आपकी बातों से सहमत हैं कि श्रम विभाजन अच्छे समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करते। कहते किसी भी समाज में देखिए आप, जाति के आधार पे काम का बड़ा नहीं होता है। हाँ, काम का विभाजन होता है, जाति के आधार पे नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है। कहते हैं परंतु भारत की जाति प्रथा में खराबी क्या है कि यहाँ लोगों को जो है सिर्फ काम ही नहीं बांटता, लोग जो है बढ़ जाते हैं, मजदूर बढ़ जाते हैं, और जब मजदूर बढ़ते हैं तो कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है। अब बताइए दोस्तों, छोटा काम करने वाले और बड़ा काम करने वाले के बीच कभी मेल रहेगा? ऊंच नीच का भावना होगा कि नहीं होगा? होगा ही।
जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। भीमराव अम्बेडकर उनको समझाते हैं कि इतना बड़ी खराबी हमारे हिंदू समाज में है, जाति प्रथा में है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कहते यदि हम जाति के आधार पर काम विभाजन मान लेते हैं, श्रम विभाजन मान लेते हैं, तो यह सही नहीं है। उनको समझाते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि यदि हम जाति के आधार पर काम का बड़ा कर देते हैं तो यह सही नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य के इच्छा पर आधारित नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको वैसा काम इसमें करने की आज़ादी नहीं है। जाति प्रथा के अनुसार जो काम का विभाजन होता है उसमें ऐसी आज़ादी नहीं है कि तुम अपने मन से कोई काम कर सकते हो। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस समय हमें यह होना चाहिए, उनको समझा रहे भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमें यह करना चाहिए समाज में कि लोगों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसकी क्षमता को इतना विकसित करना चाहिए जिससे वह काम जो है खुद ब खुद चुने। लेकिन आपकी जाति प्रथम देश आजादी है ही नहीं। जो काम आप मानते हैं जीवन भर के लिए वही एक काम करते रहता है। तो बताइए वो सक्षम कैसे हो सकता है, अच्छा कुशल कार्य कैसे बन सकता है? इस सिद्धांत की विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। कहते हैं कि इसके विपरीत जाति प्रथा में सबसे बड़ी खराबी क्या है? इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं रहता, मनुष्य के इच्छा का कोई महत्व नहीं रहता। मनुष्य काम करने में कुशल है, दूसरा काम करने में, लेकिन उसको कोई काम करने के लिए नहीं दिया जाता। सामाजिक स्तर के अनुसार, माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, अर्थात माता पिता जिस जाति के हैं, पिता जिस जाति के हैं, उसको जो काम दिया गया है समाज में वही काम उसको करवाया जाता है। चाहे वह व्यक्ति दूसरे काम करने में सक्षम हो तब पर भी उसको वैसा काम करने की आज़ादी नहीं है आपके इस जाति प्रथा में। और कहते हैं कि दूसरे ही दृष्टिकोण से, और इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है जाति प्रथा में, कि दूसरे ही दृष्टिकोण से जिस बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, गर्भधारण के समय से ही उस बच्चे का काम निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चा का जन्म होगा वह बच्चा भी वही काम करेगा जो तुम्हारे पिताजी करते हैं। तो यह क्या है? दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण, कि बिल्कुल खराब है। जाति प्रथा में खराबी को बता रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी, बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। कहते जाति प्रथा सिर्फ विभाजन ही नहीं करती, एक ही पेशा नहीं देती, एक ही काम नहीं देती, बल्कि जीवन भर के लिए एक ही काम करने के लिए प्रेरित करती है। तुमको वो काम दिया गया, तुम जीवन भर वही काम करोगे जो तुम्हारे पिताजी करते हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण भूख हो मर जाए। कहते हैं कि जाति प्रथा में सबसे बड़ी खराबी क्या है? खराबी ये है कि चाहे उस कार्य से जो तुम्हारा काम दिया गया है, निर्धारित किया गया है कि जीवन भर तुम वही काम करोगे, चाहे उस कार्य से तुमको पैसा ज़्यादा मिले या ना मिले, चाहे तुम भूखे मरो, तब पर भी तुमको वही काम करने के लिए कहा जाएगा, दूसरा काम करने की आज़ादी नहीं है। बताइए कितना बड़ी खराबी इसमें, जाति प्रथा में कितना बड़ी खराबी। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। मान लीजिए आजकल के उद्योग धंधों क्या होता है, जो व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, अचानक से वह कंपनी अगर बंद हो जाए, अब जाति प्रथा में खराबी क्या है कि जीवन भर तुम वो एक ही काम करोगे। अब बताइए वो व्यक्ति कोई उद्योग धंधा में काम कर रहा था, वो उद्योग धंधा बंद हो गया, अब जाति प्रथा क्या कहता है कि तुमको दूसरा काम करने की आज़ादी नहीं है। अब बताइए वो व्यक्ति दूसरा काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा, खाना कहाँ से खाएगा? उसको तो दूसरा काम करने की कोई आज़ादी है ही नहीं। बताइए भूखले मरने के सिवा उसको कोई चारा रह जाता है? इस परिस्थिति में उसको दूसरा काम करने का आज़ादी देना चाहिए, लेकिन जाति प्रथा में क्या उसको दूसरा काम करने की कोई आज़ादी नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। कहते हैं हिंदू समाज की जो जाति प्रथा है, यह जो है वैसा काम करने की आज़ादी नहीं देती है जो उनके पिता का कार्य नहीं है। जो उनके पिता का कार्य है वही उनको करने के लिए दिया जाता है, चाहे तुम दूसरा काम करने में सक्षम हो या नहीं हो, तुमको दूसरा काम करने के लिए दिया ही नहीं जाता है। तुम जिस जाति के हो, तुम्हारे पिता जो काम करते हैं वही काम तुमको दिया जाता है, चाहे तुम भूखले मर जाओ उस काम से, चाहे तुमको उस काम से पैसा मिले या ना मिले, तुमको वही काम दिया जाएगा जाति प्रथा के आधार पे। ये सब खराबी भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं जाति प्रथा को मानने वाले लोगों को।
भले ही उसमें पारंगत हो या ना हो। कहते क्या, भले ही व्यक्ति दूसरे काम में पारंगत हो, दूसरे काम को कर सकता हो, परंतु उसको दूसरा काम करने की कोई आजादी नहीं दी जाती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कहते इस प्रकार क्या होता है, जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन गया। पता है क्यों? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दूसरा काम करने में सक्षम है, वो जिस जाति का है उस जाति के अनुसार जिसका काम दिया उस काम को करने में सक्षम नहीं है, लेकिन दूसरा जाति का जो काम है वह काम करने में सक्षम है, परंतु जाति प्रथा के आधार पर क्या है, वह दूसरा काम कर नहीं सकता। जब व्यक्ति दूसरा काम कर नहीं सकता तो धीरे धीरे क्या करेगा, उस काम को कम करेगा, उस काम को करना नहीं चाहेगा, धीरे धीरे वो काम छोड़ देगा। इससे बताइए बेरोजगारी बढ़ेगा घटेगा? बेरोजगारी तो बढ़ेगा करेगा। तो इसलिए कहते हैं जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो काफी खराबियां इसमें भरा हुआ है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। जाति के अनुसार जो काम का बंटवारा होता है इसमें मनुष्य की इच्छा का कोई महत्व नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, अर्थात मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, उसका इच्छा क्या है, वो कौन काम करना चाहता है, इसका कोई महत्व उसमें नहीं रहता। व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितने कि बहुत से लोग निर्धारित काम को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। कहते हैं क्या कि गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी स्थिति, खराब स्थिति ये है कि जिस कार्य को लोग करना नहीं चाहता उसको जबरन वो काम दिया जाता है, बेबस होकर के वो काम करते हैं। वो सबसे बड़ी खराबी है। और ये सबसे बड़ी खराबी कौन देता है, तो वो जाति प्रथा करवाता है। गरीबी कितना होता है खराब, गरीबी से भी गिरा हुआ स्थिति उसका होता है। जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता उसको वैसा काम दिया जाता है, व्यवस्थावश करते हैं, दूसरा काम करने का कोई आजादी नहीं है। बेचारे लोग विवश होकर के वो काम को करते हैं। वो सबसे बड़ी क्या है, खराब स्थिति होगा। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावनाओं से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए जो काम करने का हमको इच्छा है ही नहीं, उस काम को अगर हमको करने के लिए जबरन कहा जाएगा, क्या करेंगे, धीरे धीरे कम काम करेंगे और रुचि के साथ करेंगे। कम काम करेंगे, करने का इच्छा नहीं होगा, काम छोड़ देंगे, तो हमको नहीं काम करना है। धीरे धीरे क्या होगा, काम छोड़ देंगे। अब भाई काम छोड़ देंगे, इच्छा ही नहीं है काम करने का, कम काम करेंगे, पैसा कम मिलेगा। धीरे धीरे काम करने का इच्छा ही नहीं होगा, छोड़ देंगे काम, तो भूखले न मरेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा काम करने का आजादी तो है नहीं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि जहां व्यक्तियों का जिस काम में मन नहीं लगता वो व्यक्ति उस काम में कुशल कैसे बन सकता है, कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। कुशलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार काम देना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, इच्छा के अनुसार काम तो नहीं मिलता है, व्यवस्थावश करते हैं, तो इसमें व्यक्ति कुशल कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। पॉइंटेड क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा क्या है, बिल्कुल खराब है, हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा करके उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ करके निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि यह मनुष्य की इच्छा का कोई महत्व रहता नहीं, अलग ही दृष्टिकोण को निर्धारित कर दिया जाता है काम को, इसलिए यह बिल्कुल खराब है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न करना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मैंने ये जो जाति प्रथा का आलोचना किया, आप लोग पूछ रहे होंगे, पूछना चाहेंगे कि आखिर आप जाति प्रथा का आलोचना किए, फिर आपके अनुसार अच्छा समाज क्या होगा। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि यदि आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि मैं जाति के विरुद्ध हूं तो आपके अनुसार अच्छा समाज कैसा होगा, तो मैं कहूंगा कि मेरा अच्छा समाज स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्यों, उसको समझाएंगे कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होने से क्या होगा। देखिए आगे समझिए, क्या यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कहते भाईचारा जब होगा, अरे भाईचारा तो भाई भाई रहेगा, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकता है, कोई तकलीफ होगा नहीं होगा। भ्रातृत्व होगा, स्वतंत्रता होगा, समानता होगा, तो इसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं होगा, सारा काम बढ़िया से होगा।
किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। हम चाहते हैं कि समाज में मेल होना चाहिए, जिसके कारण कोई भी लाभ आए तो एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक पहुंच जाए। कब ये संभव है? जब स्वतंत्र रहेगा, व्यक्ति में समानता रहेगा, भाईचारा रहेगा, तब एक दूसरे के प्रति आस्था आएगा, एक दूसरे जो है कोई वस्तु का लाभ मिल करके उठाएंगे। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। मैं चाहता हूं लोगों से कि कोई भी कार्य, सामूहिक कार्यक्रम हो तो उसमें सब सहयोग करे, उसकी रक्षा के लिए सबको प्रेरित होना चाहिए, सब उस कार्य को मिल करके करे। तात्पर्य यह है, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहते हैं क्या कि जब ऐसा होगा, हम चाहते हैं कि साधन उपलब्ध होना चाहिए समाज में। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप, यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। जब भाईचारे का भावना बना करके समाज में रहेंगे, सिंपल सी बात दोस्तों, जब व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। जब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा तो किसी को क्या आपत्ति होगा? क्योंकि व्यक्ति जब अपने मन से कोई काम करता है तो वह उस काम को बढ़िया से करता है, उस काम को अच्छा से करता है और उसमें वह कुशल होता है। जब हम अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, सब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा तो बताइए किसी को क्या आपत्ति होगा? सब खुश है तो धीरे धीरे क्या होगा? समाज में समानता आएगा, भाईचारा बढ़ेगा। जब भाईचारा रहेगा तो फिर तो दोस्तों कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। जब भाईचारा होगा तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लड़ाई झगड़ा का कोई बात ही नहीं आता, ऊंच नीच का भावना हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि भाईचारा भी कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। कहते हैं लोकतंत्र सिर्फ शासन का एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र जो है जिसमें जनता अपने मन से, अपनी इच्छा के अनुसार रहते हैं। और रीति समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का है। कोई भी वस्तु अगर आदान प्रदान का बात आए तो सब लोग मिलकर के उसका उपयोग करते हैं, ये होता है समाज। भाईचारा होगा, स्वतंत्रता होगा, समता होगा और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रहे। कहते हैं क्या कि इस तरह जब होगा, जब लोकतंत्र होगा समाज में, जब भाईचारे की भावना बना करके रहेंगे, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब हमारा समाज अच्छा बन पाएगा। अर्थात मैं समझा देता हूं दोस्तों आपको। कहते हैं क्या कि भीमराव अम्बेडकर जी समझते हैं कि हमारा समाज स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र रहेगा व्यक्ति, जब स्वतंत्र रहेगा अपने काम को खुद चुनेगा। जब अपने काम को खुद चुनेगा तो व्यक्ति में समानता का भावना आएगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा। जब ऊंच नीच नहीं होगा, समानता आ जाएगा तो क्या होगा? भाई भाई की तरह रहेंगे। जब भाई भाई की तरह रहेंगे तो किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? झगड़ा का तो बात आता ही नहीं। तब क्या होगा? हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समाज के साथ साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये सब हम लोगों पर डिपेंड करता है दोस्तों, जो कि अब बिल्कुल सोचिए कि खत्म हो चुका है। ये पहले का खराबियां था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दूर किए। जाति प्रथा पहले के जमाने में चलता था, उसको वहां पे खंडन करके उनके लोगों को समझाए और आज उन्हीं के दिए हुए ये हैं, बदौलत उन्हीं के दिए हुए ये समाज है, जिसके कारण कि व्यक्ति आज कोई भी काम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। उसमें किसी प्रकार कोई आपत्ति है नहीं है दोस्तों, नहीं है। ये पहले खराबी था तो उस खराबी को आज हम लोगों ने समझा कि पहले हमारे समाज में किस तरह की खराबियां थी, किस प्रकार भीमराव अम्बेडकर ने उसको समझाया और उसको दूर करने का प्रयास किया। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर का आज हम लोगों ने पूरी विस्तार पूर्वक एक एक लाइन लाइन हिंदी अर्थ को समझा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।